Renegade Immortal, Chapter 580. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. मोयांग चोंका। मेरा दालाओ स्वॉर्ड सेक्ट से कोई झगड़ा नहीं है। अगर तुम मुझे बार बार मजबूर ना करते तो मैं हमला ना करता। 12 स्वॉर्ड्स को पैगाम भेजो। मैं डीमन स्पिरिट लैंड में तुम लोगों को दुश्मन नहीं बनाना चाहता। जैसे ही वांगलिन ने बात की, उसने हाथ में मौजूद तलवार मोयांग की तरफ फेंक दी। फिर वो मोयांग के पास से गुजरा और अपने कमरे की तरफ चलता रहा। उसके जाने से मोयांग मुकम्मल तौर पर हैरान रह गया। अभी वो ऐसी हालत में फंस गया था जहां वो अपना लाइफ सेविंग ट्रेजर इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन वांगलिन की बात ने उसे बेयकीनी में डाल दिया। उसने गहरी सांस ली, बड़ी तलवार उठाई और अपने डिवाइन सेंस से चेक करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, उसने वांगलिन को जाते हुए देखा और हैरत से भर गया। मैं तुम्हारा पैगाम जरूर पहुंचाऊंगा। मो यांग हिला और तेजी से मो मैंशन से दूर उड़ गया। मो मैंशन से 10,000 फीट दूर उसकी रफ्तार कम हो गई, लेकिन उसका डिवाइन सेंस अभी भी चौकन्ना था। कुछ देर बाद जब उसने देखा कि वांगलिन ने अभी तक हमला नहीं किया, तो ऐसा लगा कि वांगलिन वाकई उसे जाने दे रहा है। वांगलिन, आज की जिल्लत का बदला मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा लूंगा। अगरचे तुम्हारा स्पेल ताकतवर है, अगली बार मैं अपने कई सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर्स के साथ आऊंगा और एक साथ हमला करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम तब भी इतने पुरसुकून रह सकते हो। अगर सीनियर ग्रीड फायर डीमन कंट्री न गए होते तो उन्हें तुम्हें मारने के लिए सिर्फ एक वार की जरूरत होती। मो यांग की आंखों में किलिंग इंटेंट की झलक थी। फिर उसने सर्द मेहरी से मो मैंशन को देखा और तेजी से चला गया। वो इंतहाई तेजी से उड़ा। जितना वो मो मैंशन से दूर होता गया, उतना ही पुरसुकून होता गया। उसने पहले की लड़ाई को याद किया और डर महसूस किए बिना ना रह सका। ये वांगलिन इंतहाई ताकतवर है, ताहम अगर मैं मास्टर की दी हुई स्वॉर्ड एनर्जी इस्तेमाल करूं तो वो मुकाबला नहीं कर सकेगा। मो यांग ने सर्द मुस्कुराहट दिखाई। लेकिन ठीक इसी लम्हे उसकी पीठ पर मौजूद बड़ी तलवार से खामोशी से ग्रे गैस की लकीरें निकली। वो सांपों की तरह थी और सीधा मो यांग के सर को निशाना बनाया। एक ताकतवर खतरे के एहसास ने उसके जिस्म को घेर लिया, लेकिन ग्रे गैस की लकीरें बिजली की रफ्तार से उसकी खोपड़ी में घुस गईं, इससे पहले कि वो कुछ कर सकता। ग्रे गैस की रफ्तार बहुत तेज थी और वो बहुत करीब थी। तकरीबन उसी लम्हे जब मो यांग ने खतरा महसूस किया, उसने एक दर्दनाक चीख मारी। उसका जिस्म आसमान से गिरने लगा और मुरझाने लगा। उसका जिस्म तेजी से मुरझा गया और उसकी दर्दनाक चीखें आसमान में गूंज उठीं। उसकी ओरिजिन सोल बिल्कुल नहीं बच सकी। जिस लम्हे ग्रे गैस उसके जिस्म में दाखिल हुई, उसने एक सील बना ली जिसने उसकी ओरिजिन सोल को उसके जिस्म से काट दिया। उसी वक्त ग्रे गैस ने तेजी से उसका गोश्त, खून और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी जज्ब कर लिया, जिससे सील और भी मजबूत हो गई। जिस लम्हे वो जमीन पर गिरा, मो यांग की आंखें खुली और वो मम्मी बन गया। उसके जहन में आखिरी ख्याल बड़ी तलवार के बारे में था। उसने उसे चेक किया था, उसमें ग्रे गैस कैसे छुपी हो सकती थी। उसके जिस्म के सामने स्पेस मुड़ गई और वांगियन बाहर निकला। उसने अपना दाया हाथ छोड़ा और मो यांग का जिस्म जमीन पर गिर गया। वांगलिन की आंखें संजीदा थीं। जब उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी मारी, फिर रिस्ट्रिक्शन फ्लैग बाहर उड़ा, काली धुंध में बदल गया और कमरे को घेर लिया। काली धुंध के अंदर लातादाद रिस्ट्रिक्शंस चमकने लगे। ये सब करने के बाद उसने गहरी सांस ली और लोटस पोजीशन में बैठ गया। उसने थोड़ी देर कल्टीवेशन की, फिर अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी नज़र मो यांग के जिस्म पर पड़ी। जिस्म का गौर से मुआयना करने के बाद उसकी नज़र मो यांग की भवों पर पड़ी। उसने गैर यकीनी एक्सप्रेशन जाहिर किया। ये बताना नामुमकिन था कि वो क्या सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसके हाथ ने सील बनाई और उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके हाथ में भूतनुमा आग नमूदार हुई। उसका हाथ बदलता रहा, कई आफ्टर इमेजेस बनाते हुए। फिर उसने जिस्म की तरफ इशारा किया और आहिस्ता से कहा, रिफाइन। भूतनुमा आग मो यांग के जिस्म की तरफ तैरी और फौरन फैलकर लाश को घेर लिया। कड़कने और फटने की आवाजों का सिलसिला शुरू हुआ जब मो यांग का जिस्म देखी जा सकने वाली रफ्तार से पिघलने लगा। उसका जिस्म पहले ही ममी बन चुका था, क्योंकि उसका एसेंस ग्रे गैस ने चूस लिया था। अब जबकि वो जल रहा था, कमरे में अजीब सी बू फैल गई। ताहम वांगलिन के पास उस पर तवज्जो देने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो गौर से जिस्म को देख रहा था। लड़ाई के दौरान जब मो यांग ने अपनी भवों को छुआ था, तो वांगलिन को लगा कि कोई बड़ा खतरा आ रहा है। स्लॉटर एनर्जी पर महारत हासिल करने के बाद उसने शायद ही कभी ऐसा खतरा महसूस किया हो। यहाँ तक कि मिड स्टेज असेंडेंट कल्टिवेटर भी नमूदार हुए बगैर ऐसा ऑरा पैदा नहीं कर सकता था।
उस चीज ने 3000 से ज्यादा लाइफ सील्स की तहों को चीर दिया था और सीधा उसकी ओरिजिन सोल को हिला दिया था। इससे वैंगलिन को ये एहसास हुआ कि वो जिंदगी और मौत की हालत में है। वो इंतहाई हैरान था और यही वजह थी कि उसने फौरन पीछे हटने का फैसला किया ताकि तनाव कम हो सके। वो ये भी यकीन रखता था कि जब तक वो इस आदमी को मजबूर ना कर दे, मो यांग यकीनन उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। मो यांग का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पिघल गया और उसकी ओरिजिन सोल जाहिर हुई। उसकी ओरिजिन सोल ग्रे गैस की तहों से घिरी हुई थी जो कभी कभी डिमोनिक ग्लो छोड़ती थी। मो यांग की ओरिजिन सोल की आंखें सख्ती से बंद थी और वो भूतनुमा आग के अंदर बेहरकत रहीं। वैंगलिन की आंखें बिजली की तरह थी जब उन्होंने गौर से ओरिजिन सोल का मुआयना शुरू किया। उसकी आंखें अचानक मो यांग की पेशानी पर तंग हो गईं। उस पर एक बहुत हल्की नीली लकीर थी जो चमक रही थी। अगर कोई गौर से देखता तो ये पतली लकीर वाज़ेह तौर पर एक तलवार थी जो लातादाद बार छोटी की गई थी। जिस लम्हे उसने नीली लकीर देखी, वैंगलिन का जिस्म लर्जा और स्वॉर्ड सेंट लिंग त्यान हो का बराह रास्त सामना करने का एहसास उसके जिस्म में भर गया। लिंग त्यान हो, वैंगलिन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें बहुत संजीदा हो गई। उस वक्त गेट के बाहर लिंग त्यान हो ने स्वॉर्ड एनर्जी की लकीरें दी थीं और उन्हें उन 12 लोगों के लिए लाइफ सेविंग ट्रेजर्स कहा था। ये नीली लकीर वही स्वॉर्ड एनर्जी है। कोई हैरत नहीं कि ये मुझे ऐसा महसूस करवा सकती है कि मैं जिंदगी और मौत की हालत में हूँ, और सीधा मेरे लाइफ सील्स को चीर गई। वैंगलिन की आंखें रोशन हो गई और फैसलाकुन एक्सप्रेशन जाहिर किया। चूंकि मैंने स्वॉर्ड एनर्जी की ये लकीर देख ली है तो ये मेरी होगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना बाजू अपने घुटनों पर रखा। उसके सर के ऊपर रोशनी की लकीर नमूदार हुई जब उसकी ओरिजिन सोल जिस्म से निकली। फिर लाइफ सील्स ने उसकी ओरिजिन सोल को आर्मर की तहों की तरह घेर लिया। वैंगलिन की ओरिजिन सोल जिस्म से निकली और मो यांग की ओरिजिन सोल को देखा। उसने कुछ देर सोचा, फिर कुछ ओरिजिन फ्लेम थूकी जो भूतनुमा आग में मिल गई। भूतनुमा आग अचानक और भी तेजी से जलने लगी। वैंगलिन ओरिजिन फ्लेम्स थूकता रहा। मो यांग की ओरिजिन सोल ने दर्दनाक एक्सप्रेशन जाहिर किया। वो जद्दोजहद करना चाहता था, लेकिन उसकी ओरिजिन सोल के गिर्द लाइफ सील ने उसे मुकम्मल कैद कर रखा था। वैंगलिन की ओरिजिन सोल ने मोहतात एक्सप्रेशन जाहिर किया जब उसने भूतनुमा आग को कंट्रोल करके स्वॉर्ड एनर्जी से बचते हुए आहिस्ता आहिस्ता मो यांग की ओरिजिन सोल को खा लिया। मो यांग की ओरिजिन सोल आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन हो रही थी। ये अमल कई दिनों तक चला। वैंगलिन की जहनी ताकत के बावजूद इतनी देर तक तवज्जो मरकूज रखने की वजह से उसकी ओरिजिन सोल धुंधली हो गई और उसके चेहरे पर थकावट के आसार नमूदार हुए। लेकिन उसकी आंखें रोशन से रोशनतर होती गई। इस दिन मो यांग की ओरिजिन सोल आखिरकार इतनी देर तक रिफाइन होने के बाद लातादाद नीली रोशनी के जर्रात में टूट गई। नीली पतली लकीर नीले जर्रात के दरमियान खामोशी से तैरती रही। वैंगलिन की ओरिजिन सोल ने चूसा और मो यांग की ओरिजिन सोल के टूटे हुए टुकड़े वैंगलिन ने निगल लिए ताकि अपनी तमाम इस्तेमालशुदा एनर्जी वापस हासिल कर सके। सब कुछ हो जाने के बाद वैंगलिन ने आंखों में हिचकिचाहट के साथ बेहरकत नीली लकीर को देखा। काफी देर सोचने के बाद वैंगलिन ने दांत भींच लिए। उसने मजीद हिचकिचाहट नहीं की और पतली लकीर को निगल लिया। इस लम्हे उसकी ओरिजिन सोल शिद्दत से लर्जी और जिस्म से राब्ता खत्म होने शुरू हो गया। वैंगलिन पहले ही इसके लिए तैयार था। यही वजह थी कि उसका जिस्म ज्यादा दूर नहीं था। उसने हिलने की कोशिश की और राब्ता खत्म होने से ठीक पहले वो अपने जिस्म में दाखिल हो गया। वैंगलिन 3 दिन तक खामोशी से वहां बैठा रहा। तीसरे दिन की शाम को वैंगलिन ने अपनी आंखें खोली। अगरचे उसकी नज़र पुरसकून थी, लेकिन उसकी आंखों में चुंधिया देने वाली रोशनी की झलक भी नमूदार हुई थी। रेनेगेड इमॉर्टल, चैप्टर 581। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। जब वांगलिन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी नज़र के सामने एक तलवार नुमा साया चमका। मो लिहाई वांगलिन के कमरे के बाहर बैठा था। वो 3 दिन से वहां बैठा था। उसका चेहरा इंतहाई जर्द था। खून का कोई निशान नहीं था। इन 3 दिनों के दौरान वो कई बार वांगलिन के कमरे में दाखिल होना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो अंदर काली धुंध और लातादाद रिस्ट्रिक्शंस देखता तो वो रुक जाता। डीमन जनरल कंपटीशन की तारीख आहिस्ता आहिस्ता करीब आते देख वो और भी परेशान हो गया। लेकिन वो जानता था कि वांगलिन ने रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई थी क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन के अहम मरहले पर था और नहीं चाहता था कि कोई और उसे परेशान करे।
फायदे और नुकसान का वजन करते हुए मोलिहाई कमरे के बाहर बैठा रहा और खामोशी से इंतजार करता रहा। कल डीमन जनरल कंपटीशन का दिन था और ये एक सख्त जद्दोजहद होने वाली थी। मोलिहाई की परेशानी अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। अगर वांगलिन आज भी बाहर ना आया तो वो कल मुकाबला करने की अपनी अहलियत मुकम्मल तौर पर खो देगा। उसने थोड़ा हिचकिचाया, फिर दांत भींचे, खड़ा हुआ और वांगलिन के कमरे की तरफ बढ़ा। मोलिहाई ने अपनी आवाज भेजी, ब्रदर वांग। ठीक इसी लम्हे कमरे को घेरे हुए काली धुंध हरकत करने लगी, जैसे कहीं कोई सुराख हो। एक वॉर्टेक्स बना और सारी काली धुंध उस सुराख की तरफ खिंची चली गई। तकरीबन एक पल में काली धुंध बिना किसी निशान के गायब हो गई। मोलिहाई ने खुशी का इजहार किया जब वो कमरे के बाहर रुका और अंदर देखा। दरवाज़ा खुला और वांगलिन आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला। जिस लम्हे वो नमूदार हुआ, मोलिहाई ने बेइख्तियार कुछ कदम पीछे लिए और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। इस वक्त मौजूदा वांगलिन पहले से एक बार फिर मुख्तलिफ था। जिस लम्हे उसने वांगलिन को देखा, उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसी पहाड़ के नीचे खड़ा है जो आसमानों तक पहुंचती है। अगरचे वांगलिन लंबा नहीं था, लेकिन इस वक्त उसमें एक ग्रैंड मास्टर की हवा थी और इस एहसास ने मोलिहाल के जहन को भर दिया। तुम जख्मी हो। वांगलिन ने अपनी आंखें बंद की और जो भी ऑरा उसने छोड़ा था वो तेजी से वापस उसके जिस्म में चला गया, बिना किसी के बाहर निकले। इस वक्त उसके जिस्म के गिर्द कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई फानी इंसान हो। मोलिहाई के एहसासात एक बार फिर बदल गए। अगर वांगलिन पहले एक लामहदूद ऊंचाई वाली पहाड़ की तरह था, तो अब वो एक बहुत गहरे तालाब की तरह था। अगरचे ये बहुत गहरा नहीं लगता था, लेकिन अगर वो दाखिल होता तो वो बिना मुनासिब तदफीन के मर जाता। मोलिहाई ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं मोफेई के खिलाफ जंग हार गया। वांगलिन ने सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल आया। उसने आसमान की तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, मैं कितनी देर तक बंद दरवाज़ा कल्टीवेशन में था? कल डीमन जनरल कंपटीशन है, मोलिहाई ने कहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने इजाफा किया, मोफेई बहुत ताकतवर है। वो मेरे 10 कोलैप्स फिस्ट इंटेंट को बर्दाश्त करने के काबिल था और मेरा 100 वेव डीमन सी एक रोटेटिंग डिस्क स्पेल के साथ मुझ पर वापस पलट दिया गया था। वो स्पेल था जिसने मुझे हराया। वांगलिन ने मोलिहाई को देखा। रोटेटिंग डिस्क स्पेल? मोलिहाई ने चंद दिन पहले की जंग को याद किया और कहा, मोफेई को डीमन जनरल्स में नंबर 1 समझा जाता है और उसके स्पेल्स बहुत मुसर्रिस हैं। जब से वो डीमन जनरल बना है और 3 साल तक ड्रैगन लेक में कल्टीवेशन की है, कोई भी उसे रोटेटिंग डिस्क के अलावा दूसरा स्पेल इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं कर सका। इस रोटेटिंग डिस्क में तमाम स्पेल्स को वापस पलटने की ताकत है। ये बहुत ताकतवर है। वांगलिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था जब उसने कहा, 10 कोलैप्स फिस्ट इंटेंट और 100 वेव डीमन सी के अलावा मैं नहीं मानता कि ब्रदर मो के पास कोई एस नहीं है। मोलिहाई ने वांगलिन को देखा और ईमानदारी से कहा, मैंने वो इस्तेमाल किया था। ये वो स्पेल है जो डीमन एम्परर ने खुद मुझे सिखाया था, जिसे बर्निंग डीमन कहते हैं। मैंने वो इस्तेमाल किया और रोटेटिंग डिस्क की 18 तहों में से 17 तहें तोड़ने के काबिल हुआ, लेकिन आखिर में हार गया। ब्रदर वांग, मेरा मोफेई के साथ एक मुआहिदा था। हारने वाला डीमन जनरल कंपटीशन से दस्तबरदार हो जाएगा। आया मैं वाइस कमांडर इन चीफ का ओहदा हासिल कर सकता हूं या नहीं, ये सब ब्रदर वांग पर निर्भर करेगा। मोलिहाई के दिल में कड़वाहट थी जब उसने 2 कदम पीछे लिए और वांगलिन के सामने गहरा झुका। वांगलिन ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मोलिहाई ने गहरी सांस ली और हाथ जोड़े। बहुत शुक्रिया ब्रदर वांग, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करूंगा। कल हम एक साथ शाही महल जाएंगे। इसके साथ ही उसने एक बार फिर हाथ जोड़े और चला गया। उसके साये में वीरानी की झलक थी। वांगलिन खामोशी से सहन में खड़ा रहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वो पूरी रात वहीं खड़ा रहा। सुबह सवेरे सूरज तुलू हुआ और स्काई डीमन शहर पर से अंधेरे को दूर कर दिया। जैसे ही सूरज शाही महल पर चमका, 8 शहरों में ताकतवर बैटल इंटेंट नमूदार हुआ। शाही शहर के अंदर 10,000 फुट वाले स्क्वायर में एक विशाल वॉर ड्रम था। ये ढोल मुकम्मल तौर पर काला था और इसने एक कदीम औरा छोड़ा जिसने इलाके को घेर लिया। ब्लैक आर्मर्ड डीमन सोल्जर्स की टीमें बाहर निकली और स्क्वायर को घेर लिया। फिर एक शख्स अचानक बिजली की तरह बाहर निकला। उसके पीले बाल हवा में लहरा रहे थे जैसे कोई गॉड ऑफ वॉर हो और उसकी मुट्ठी वॉर ड्रम पर लगी। डोंग।
एक दबी हुई आवाज शाही शहर से गूंजी और पूरे स्काई डीमन शहर में फैल गई। स्काई डीमन शहर के लोग सब जानते थे कि शाही शहर में एक स्काई डीमन ड्रम है। ये सिर्फ तब इस्तेमाल होता था जब आबाओ अजदाद की इबादत की जाए, ड्रैगन लेक खोला जाए और दीगर अहम वाकयात हों। ड्रैगन लेक के लिए 9 बार, आबाओ अजदाद के लिए 6 बार और बाकी सब के लिए 3 बार। ढोल की आवाज आसमान और जमीन के दरमियान गूंजी और पूरा स्काई डीमन सिटी लर्जा। लातादाद लोग इस ढोल की आवाज से जाग गए। एक एक करके डीमन जनरल्स अपने खिदमत गुजारों और मददगारों को लेकर फौजी सड़क पर शाही शहर की तरफ चले। शाही शहर के तमाम 8 दरवाजे खुल गए। बहुत से डीमन सोल्जर्स दरवाजों पर तैनात थे ताकि डीमन जनरल्स को अंदर जाने देने से पहले उनकी शनाख्त चेक करें। आज की जंग स्काई डीमन गेट के करीब 10,000 फुट वाले स्क्वायर में होने वाली थी। वहां एक ताकतवर फॉर्मेशन उसकी हिफाजत कर रहा था, इसलिए वो आसानी से तबाह नहीं होगा। स्क्वायर के मशरकी हिस्से में एक 9 मंजिला बैठने का हिस्सा था जो 1,000 फीट से ज्यादा चौड़ा था। स्काई डीमन सिटी के लातादाद अफसरान नमूदार हुए और अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। सबसे ऊपर सिर्फ एक सीट थी और वो डीमन एम्परर के लिए थी। स्क्वायर के जुनूबी और शुमाली कोनों में 8 मंजिला बैठने के हिस्से थे जो 800 फीट से ज्यादा चौड़े थे। हर एक की ऊपरी 2 मंजिलों पर हर मंजिल पर सिर्फ 4 सीट्स थीं। उन 16 सीट्स में से ऊपर वाली 8 कमांडर इन चीफ्स के लिए थीं और नीचे वाली 4 वाइस कमांडर इन चीफ्स के लिए थीं। इस लम्हे पूरा स्क्वायर इंतहाई पुररौनक था। डीमन एम्परर के आने से पहले लोग बैठते रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे थे। उन लोगों में से कुछ जमाइयां ले रहे थे। ये वाज़ेह था कि वो आमतौर पर इस वक्त बिस्तर में होते। ज्यादा वक्त नहीं लगा कि एम्परर, कमांडर इन चीफ्स और वाइस कमांडर इन चीफ्स के अलावा तमाम सीट्स भर गईं। सरगोशियों और बातों की आवाजें शुरू हो गईं। इस बार डीमन जनरल मोफे यकीनन नंबर 1 होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है, डीमन जनरल शी श्याओ के पास आसमानी कल्टीवेशन है। उन्होंने एक हैरानकुन मददगार भी ढूंढा है, इसलिए डीमन जनरल शी श्याओ नंबर 1 के लिए लड़ने की सलाहियत रखते हैं। तुम डीमन जनरल मो लिहाई को कम नहीं समझ सकते। उस शख्स की कल्टीवेशन हैरानकुन है और उसके पास ताकतवर स्पेल्स हैं। उस स्पेल को ना भूलें जो डीमन एम्परर ने खुद उसे सिखाया था। वो टॉप 3 में दाखिल होने की अहलियत रखता है। मो लिहाई, क्या तुम लोगों को पता ना हो, लेकिन उसकी मोफेई के साथ जंग हुई थी और वो हार गया। दोनों फरीकैन ने इत्तेफाक किया कि हारने वाला आज कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। ओह, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो मो लिहाई के लिए अफसोस की बात है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अगरचे मो लिहाई मुकाबला नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मददगार नहीं कर सकता। ताहम उसका मददगार मशहूर नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि उसके जीतने का कोई इम्कान नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन तीनों के अलावा डीमन जनरल्स में कोई और ताकतवर नहीं है? अफवाह है कि डीमन जनरल यू सेन का दाओ ऑफ स्लॉटर पहले ही अपने उरूज पर पहुंच गया है। वो डीमन जनरल्स में वाहिद शख्स है जिसके पास कोई शहर नहीं है और वो अपना ज्यादातर वक्त फायर डीमन कंट्री में गुजारता है। अगर वो नमूदार हुआ तो वो यकीनन तूफान बर्पा कर देगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। डीमन जनरल मो वैन भी है। उसका स्पेल बहुत खास है और उसने उसे ड्रैगन लेक से विरासत में पाया। ये शख्स आमतौर पर बहुत कम बोलता है, इसलिए कोई उसकी पूरी ताकत नहीं जानता। आज मैं देखना चाहता हूँ कि उसके स्पेल्स आखिर हैं क्या। दोस्तों, 300 साल पहले के रैंक्ड 4 डीमन जनरल इमॉर्टल डीमन शीलियान को मत भूलो। शीलियान, डीमन जनरल्स में वाहिद हातून। अफवाह है कि ये शख्स 300 साल पहले जख्मी हालत में कंपटीशन में दाखिल हुई, फिर भी चौथा नंबर हासिल किया। अगर वो जख्मी ना होती तो शायद मोफे को पहला नंबर मिलता। बहस की लहरें स्क्वायर में गूंज उठीं। हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि इस बार डीमन जनरल कंपटीशन कौन जीतेगा। बूढ़े आदमी के पहली बार ढोल बजाने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और खामोशी से वहां खड़ा रहा। इस लम्हे उसने अपनी आंखें खोलीं और वो इतनी तेजी से हिला कि ढोल बजाने से पहले उसने एक आफ्टर इमेज बनाया। ढुंग! ढोल से दूसरी आवाज स्क्वायर में गूंजी, जिससे सारी बातें रुक गईं। ढोल की आवाज पूरे स्काई डीमन सिटी में फैल गई। ये आवाज गरजती हुई बिजली की तरह आसमान में गूंजी और हवा में मौजूद आखिरी अंधेरे को मुकम्मल तौर पर भगा दिया और रोशन सूर्य की रोशनी ले आई।
जैसे ही ढोल आसमान में गूंजा और गरजदार दहाड़ फैली, रोशनी की 8 लकीरें स्क्वायर की तरफ बढ़ीं। उन्होंने दरवाजा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सीधा यहां उड़कर आईं। सिर्फ कमांडर इन चीफ्स के पास ये अहलियत थी। हेवन, ख्यून, येलो, यूनिवर्स, इटर्निटी, डेसोलेट और जेनाथ। 6 वाइस कमांडर इन चीफ्स आसमान से उतरे और शुमाल और जुनूब के बैठने वाले हिस्सों पर दूसरी सबसे ऊंची मंजिलों पर अपनी सीट संभालीं। ह्यून वाइस कमांडर इन चीफ का चेहरा इंतहाई जर्द था। जिस लम्हे वो बैठे, उन्होंने कल्टीवेशन के लिए अपनी आंखें बंद की और आसपास की हर चीज को नजरअंदाज किया। इन 6 के उतरने के बाद स्काई डीमन ड्रम से भी बुलंद गरजदार दहाड़ पूरे स्काई डीमन सिटी में गूंजी। 8 कमांडर इन चीफ्स आसमान में स्क्वायर की तरफ चले। इन 8 में से 7 मर्द और 1 औरत थी। इन 8 ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़े और बिना एक लफ्ज कहे अपनी अपनी सीट्स पर चले गए। इन 8 के नमूदार होने ने यहाँ मौजूद हर शख्स की तवज्जो खींच ली और सबकी निगाहें तारीफ से भर गईं। इन 8 के लिए उनका एहतराम डीमन एम्परर के लिए एहतराम से बस थोड़ा सा कम था। यहाँ तक कि पूरे डीमन स्पिरिट लैंड में उनके नाम इंतहाई मशहूर थे और तकरीबन हर कोई उन्हें जानता था। ढोंग, ढूल की तीसरी आवाज पहले से कई गुना ज्यादा शिद्दत वाली गरजदार दहाड़ की तरह इलाके में गूंजी। ये हजारों किलोमीटर तक फैल गई और हर किसी के कान इस गरजदार दहाड़ से भर गए। उन सब की निगाहें एक जगह पर जमी रहीं और वो जगह स्क्वायर के मशरिकी हिस्से में बैठने वाले इलाके के सबसे ऊपर खाली सीट थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।